Hello everyone, welcome back to KTR Softech Front-End Development Internship Program। मेरा नाम कृष्णकांत शर्मा है और आज हम CSS के कुछ और प्रैक्टिकल और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करने वाले हैं जो आपके डिजाइनिंग स्किल को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे। आज की क्लास में हम मेन टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे, जैसे CSS सेलेक्टर क्या होते हैं, किस तरह से हम किसी भी HTML डॉक्यूमेंट को स्मार्टली टारगेट करना सीखेंगे अपनी CSS फाइल के अंदर। यानी हम किसी भी HTML एलिमेंट को CSS सेलेक्टर्स के द्वारा किस तरह से अपनी style.css फाइल में टारगेट कर सकते हैं। और हम कवर करेंगे बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस क्यों यूज होती है, तो विजुअली अट्रैक्टिव बॉक्स बनाने के लिए हम बॉर्डर रेडियस का यूज करते हैं। बात करेंगे आगे हम पोजीशन की। अब पोजीशन से लेआउट कंट्रोल किया जाता है, यानी कौन सा बॉक्स किस तरह से बिहेव करेगा ये हम पोजीशन के अनुसार और कहाँ रख सकते हैं, ये सब पोजीशन हमको बताता है। टेबल स्टाइलिंग, यानी टेबल स्टाइलिंग से क्या करेंगे, हम किसी भी टेबल को एक स्टाइल प्रोवाइड कराएंगे जिससे हमारी टेबल थोड़ी अट्रैक्टिव एवं बेटर दिखने में लगेगी। और यदि बात करेंगे हम टेक्स्ट प्रॉपर्टीज की, तो टेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या करेंगी, टेक्स्ट प्रॉपर्टीज किसी भी कंटेंट को या हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर जो कंटेंट लिखा होता है उसकी रीडेबिलिटी को इम्प्रूव कर देती हैं, उसकी रीडेबिलिटी को इम्प्रूव कर देती हैं। आज की क्लास के बाद आप प्रोफेशनल यूआई के लिए परफेक्ट अलाइनमेंट, स्टाइल और क्लीन स्ट्रक्चर बना पाएंगे, जो किसी भी रियल वर्ल्ड वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए एसेंशियल स्किल है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेलेक्टर्स से, जो कि CSS का हार्ट कहलाता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अभी तक यदि आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके उसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे जो भी हमारा नया वीडियो आने वाला है या जो भी हमारी लाइव क्लास होंगी तो उसका नोटिफिकेशन आप तक टाइम से पहुंच जाए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यदि आप फोन में देख रहे हैं तो आपको सिंपली फोन में यूट्यूब में जाना है और KTR शॉपटेक नाम से आपको वहाँ पे सिंपली सर्च कर देना है। उसके बाद आपको हमारा चैनल दिख जाएगा और वहाँ जाके सिंपली आपको सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको ऑल सेलेक्ट करना है, जिसके बाद हमारा जो भी कोई भी नोटिफिकेशन आएगा वो आपके पास इजीली पहुंच जाएगा। बॉयलर प्लेट कोड क्या होता है, सबसे पहले हम किस बारे में बात करना चाहेंगे, तो हम बात करेंगे CSS सेलेक्टर्स के बारे में। अब CSS सेलेक्टर्स मतलब क्या है इसका, CSS सेलेक्टर्स मतलब है कि हम किसी भी HTML एलिमेंट को हम स्टाइल या मतलब स्टाइल शीट या फिर कह सकते हैं CSS फाइल में किस तरीके से हम टारगेट कर सकते हैं। कौन कौन से डिफरेंट तरीके होते हैं किसी भी HTML एलिमेंट को टारगेट करने के लिए, तो वो हम CSS सेलेक्टर्स के द्वारा बात करते हैं। CSS सेलेक्टर्स के द्वारा सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे यूनिवर्सल सेलेक्टर। अब ये यूनिवर्सल सेलेक्टर, यूनिवर्सल सेलेक्टर क्या होता है, यूनिवर्सल सेलेक्टर वो होता है जो किसी भी HTML डॉक्यूमेंट पर पूरे पर अप्लाई होता है, ना किसी पर्टिकुलर। यानी जो यूनिवर्सल सेलेक्टर होता है वो हमारा HTML नाम के इस टैग पर अप्लाई हो जाता है, यानी वो पूरी वेबसाइट में, यानी वो पूरे वेब पेज में अप्लाई होता है। तो यूनिवर्सल सेलेक्टर का सिंटेक्स क्या होता है, अभी क्या करूँगा मैं, यहाँ जाके सिंपली हमें कुछ लिखना नहीं है। यूनिवर्सल सेलेक्टर के लिए सिंपली यहाँ जाके मैं क्या बोल दूंगा कि हम स्टार से क्या करते हैं, उसको
सेलेक्ट करते हैं। जैसे ही मैं स्टार से सेलेक्ट करूंगा या मैं सिंपली लिख दूंगा, यानी ये यूनिवर्सल सेलेक्टर का क्या है, सिंटेक्स है। अब यूनिवर्सल सेलेक्टर में क्या क्या दे सकते हैं, तो जब कभी भी हमारा जो HTML डॉक्यूमेंट होता है वो ब्राउजर में बाय डिफॉल्ट कुछ पैडिंग और मार्जिन प्रोवाइड करता है जो कि हमें नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ सिंपली बोल सकते हैं कि जो हमारी पैडिंग है वो स्टार्टिंग में कैसी रहनी चाहिए, 0। उसके बाद मार्जिन की बात करें तो मार्जिन स्टार्ट में कैसा रहना चाहिए, वो भी हमारा 0 रहना चाहिए। यदि हम एक और प्रॉपर्टी यहाँ लिख सकते हैं कि जो हमारा बॉक्स साइजिंग है वो कैसा रहना चाहिए। तो हमारा बॉक्स साइजिंग की बात करें तो हम कई तरीके से दे सकते हैं, लेकिन मेनली दो होते हैं, बॉर्डर बॉक्स और कंटेंट बॉक्स। हम यहाँ कौन सा यूज करेंगे, बॉर्डर बॉक्स, यानी हमने यहाँ कौन सा यूज किया, बॉर्डर बॉक्स। तो ये सिंटेक्स किसका है, ये यूनिवर्सल सेलेक्टर का है, यानी हम किसी भी पर्टिकुलर HTML एलिमेंट को यहाँ टारगेट नहीं कर रहे। ये जो भी हम इसके अंदर लिखें वो पूरे हमारे HTML डॉक्यूमेंट पर अप्लाई होगा। तो इससे क्या समझ आया, ये हमारा HTML CSS सेलेक्टर का कौन सा है, यूनिवर्सल सेलेक्टर। अब बात करेंगे हम कौन से सेलेक्टर के बारे में, CSS एलिमेंट सेलेक्टर, एलिमेंट सेलेक्टर। अब CSS एलिमेंट सेलेक्टर क्या होता है, एलिमेंट सेलेक्टर होता है किसी भी एलिमेंट को डायरेक्टली हम सेलेक्ट करते हैं तो उसे हम एलिमेंट सेलेक्टर बोलते हैं। जैसे अभी के लिए मैंने यहाँ पर H1 लिखा, H1, दिस इज H1 फॉर लर्न एलिमेंट सेलेक्टर, यानी एलिमेंट सेलेक्टर H1। अब अभी मैंने यहाँ कोई क्लास कुछ नहीं दी, लेकिन मुझे H1 को CSS फाइल में अपनी में टारगेट करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं अपनी style.css फाइल में आऊँगा, यहाँ सिंपली H1, ये क्या किया मैंने, तो मैंने क्या किया यहाँ पे H1, यानी मैंने HTML एलिमेंट को डायरेक्ट ही सेलेक्ट कर लिया, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम, CSS एलिमेंट सेलेक्टर। यहाँ मैं सिंपली बोल दूंगा कि जो कलर है ना इसका, वो रेड कर दो आप। अब जैसे ही मैं अपने ब्राउजर में जाऊंगा तो क्या मिलेगा मुझे, जो मेरी H1 थी उसका कलर कैसा हो गया, रेड। तो अभी हमने सेलेक्टर के कितने टाइप जाने, दो टाइप, यूनिवर्सल सेलेक्टर और एलिमेंट सेलेक्टर। अब बात करेंगे हम थर्ड सेलेक्टर के बारे में, जैसे बोलते हैं हम HTML क्लास सेलेक्टर। अब HTML क्लास सेलेक्टर का क्या मतलब है, यानी हम किसी भी एक क्लास को टारगेट करेंगे। अब जो वो क्लास जितने भी एलिमेंट पर लगी हुई होगी या जितने भी एलिमेंट्स के साथ जुड़ी हुई होगी, वो सभी एलिमेंट इस style.css में ऐड हो जाएंगे, यानी टारगेट होंगे। जैसे अभी के लिए मैंने क्या बोला यहाँ, मैंने बोला यहाँ पे लिख दिया जैसे पी टैग। अब पी टैग के अंदर मैंने लिख दिया दिस इज पी टैग वन, दिस इज पी टैग वन। यहाँ मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पे 2 से 3 यहाँ पे पी टैग क्रिएट कर लूँगा। अभी मैंने यहाँ पे 4 पी टैग क्रिएट कर लिए। अब इन सभी को टारगेट करना है मुझे, और वो भी किसके द्वारा, HTML CSS क्लास सेलेक्टर, सॉरी यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, CSS क्लास सेलेक्टर। अब क्लास कहाँ देंगे, तो हमेशा हम क्लास आईडी ये सभी कहाँ देते हैं, किसी भी एलिमेंट की ओपनिंग टैग के अंदर। तो मैं सिंपली यहाँ क्या लिखूंगा, क्लास। क्लास मान लिया मैंने यहाँ पे ए दे दी। अभी मैं इन सबको क्या करूंगा, कॉपी करके यहाँ सभी को मैं क्लास, सेम क्लास प्रोवाइड कर दूंगा। यानी इससे जब हम क्लास को टारगेट करते हैं किसी भी CSS फाइल में, तो जितने भी एलिमेंट में वो क्लास एसोसिएट होती है उन सभी में CS या स्टाइलिंग प्रोवाइड की जाती है। तो अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आया और सिंपली मैंने यहाँ आके क्या बोल दिया कि जो मेरी एक क्लास है। अब किसी भी क्लास को CSS फाइल के अंदर टारगेट करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, डॉट का यूज करते हैं। उसके बाद क्या, उस क्लास का नाम, और उसके बाद अब जब आप ब्राउजर में आओगे तो आपको सभी पैराग्राफ का कलर कैसा दिखाई देगा, ब्लू। ये किससे हुआ, तो हमने क्या सेलेक्ट किया यहाँ पे, क्लास। तो ये क्या है, CSS क्लास सेलेक्टर।
अब क्लास सेलेक्टर के बाद बात करेंगे हम CSS आईडी सेलेक्टर। अब आईडी सेलेक्टर क्या है? पहली बात करेंगे हम आईडी की। तो आईडी किसी भी HTML एलिमेंट में, किसी भी HTML एलिमेंट के लिए हम केवल एक ही आईडी प्रोवाइड कर सकते हैं, यानी यहाँ आईडी डुप्लीकेशन नहीं होता। दूसरी बात, हम आईडी हमेशा यूनिक यूज करते हैं, यानी किसी भी डॉक्यूमेंट में, किसी भी HTML डॉक्यूमेंट में हम हमेशा सिंगल आईडी यूज करते हैं फॉर एवरी HTML एलिमेंट। अभी सिंपली मैं क्या करूंगा, यहाँ p टैग लिखा और यहाँ कर दिया दिस इज p टैग रिलेटेड टू लॉन्ग CSS आईडी सेलेक्टर, यानी किसके बारे में जानकारी लेंगे हम इसमें, CSS आईडी सेलेक्टर के बारे में। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे गया मैं और यहाँ पे मैंने बोल दिया कि जिसकी आईडी बी है, यानी बी। अभी मैं क्या करूँ, एक और यहाँ पे लिखूंगा और इसकी आईडी दे दूंगा मैं यहाँ पे सी। तो मैं क्या करूंगा, अब इस वाले पैराग्राफ को अपनी CSS फाइल के अंदर आईडी के द्वारा सेलेक्ट करके टारगेट करूंगा। तो अभी मैं क्या करूँ, स्टाइल डॉट CSS में आऊंगा और यहाँ सिंपली क्या करूंगा, आईडी से उस पैराग्राफ को सेलेक्ट करूंगा। लेकिन अपनी CSS फाइल के अंदर किसी भी आईडी को सेलेक्ट करने के लिए हमें सबसे पहले राइट करना होता है हैश, यानी हम किसी भी आईडी को किससे सेलेक्ट करते हैं, हैश से। उसके बाद उस आईडी का नाम, तो बी आईडी दे के आया था मैं अभी HTML एलिमेंट में। तो मैं क्या किया, सिंपली अपनी आईडी को सेलेक्ट कर लिया। अब उसका क्या बोला मैंने कि इसका जो फॉन्ट साइज है, आप यहाँ 32 पिक्सल कर दो। जैसे ही मैं अपने ब्राउजर में चेक करूंगा तो उसने क्या किया, सेम पैराग्राफ टैग थी मेरे पास, लेकिन दोनों की आईडी डिफरेंट थी। इसकी आईडी क्या है बी, इसकी आईडी है सी। मैंने क्या बोला था कि जो बी आईडी है ना, उसका आप फॉन्ट साइज क्या कर दो, 32 पिक्सल यानी 32 पिक्सल। तो उसने क्या किया, इस वाले पैराग्राफ का जो साइज है वो इंक्रीज कर दिया। तो इससे क्या होता है, इसे क्या बोलते हैं हम, CSS आईडी सेलेक्टर। इसके बाद बात करेंगे हम एट्रीब्यूट सेलेक्टर के बारे में। अब एट्रीब्यूट सेलेक्टर क्या होते हैं, CSS एट्रीब्यूट सेलेक्टर, जैसा कि आप हमने HTML की प्रीवियस वीडियो के बारे में जाना, तो एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, किसी भी HTML एलिमेंट्स को एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए जो भी कीवर्ड्स यूज करे जाते हैं, उन सभी को क्या बोलते हैं हम, एट्रीब्यूट्स। जैसे अभी मैं क्या बोलूँगा, यहाँ आया सिंपली मैंने क्या बोला कि मैं एक एंकर टैग दे रहा हूँ, इसमें href क्या है, एंकर एलिमेंट के लिए href यहाँ पे एक एट्रीब्यूट है। अभी मैं यहाँ गया, गो टू अवर, अब मैं बोल दूंगा यहाँ पे विजिटर्स, यानी विजिटर्स। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपली जाके क्या बोल दूंगा, आपको यहाँ पे URL दे देना है हमारी वेबसाइट का। जैसे ही यहाँ गए, हमने KTRShopTech.com, ये हमने अब अपनी वेबसाइट का URL दे दिया। अब मैं इसको CSS में href को कैसे टारगेट कर सकता हूँ, तो सिंपली मैं यहाँ आऊँगा और यहाँ आके मैं बोल दूंगा जो मेरा एंकर टैग है उसके अंदर का href है, उसको आप क्या करो, उसको टारगेट करो, उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो येलो कर दो, यानी जो बैकग्राउंड कलर है येलो कर दो। अब मैं सिंपली जब अपने ब्राउजर में जाके चेक करूंगा तो उसने क्या किया, जो मेरा विजिट अस लिखा हुआ है, विजिट अस, उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो कैसा कर दिया, येलो। यानी हम अपने CSS फाइल के अंदर किसी भी HTML एलिमेंट के अंदर के जो भी एट्रीब्यूट्स होते हैं उनको भी हम टारगेट कर सकते हैं। किसी भी HTML एलिमेंट के अंदर के एट्रीब्यूट्स को भी हम अपनी स्टाइल डॉट CSS यानी स्टाइल शीट फाइल में, स्टाइल शीट में टारगेट कर सकते हैं। अब बात करेंगे हम ग्रुप सेलेक्टर के बारे में। अब ग्रुप ग्रुप सेलेक्टर क्या होता है,
CSS ग्रुप सेलेक्टर। अब ग्रुप सेलेक्टर बोलता है दो या दो से अधिक यानी मोर देन टू HTML एलिमेंट्स को हम एक साथ ग्रुप बनाकर CSS फाइल में टारगेट कर सकते हैं। जैसे अभी मैं क्या बोलूँगा, यहाँ गया, यहाँ H3 लिख दिया और बोला दिस इज H3 फॉर लर्न ग्रुप सेलेक्टर ग्रुप सेलेक्टर। एक और हेडिंग बनाऊंगा मैं H4 नाम से। जैसे ही मैंने H4 बनाया है यहाँ पे, अब क्या करूँगा, मैं इनको ग्रुप में टारगेट करना चाहूँगा तो मैं अपनी style.css फाइल में आऊँगा और यहाँ सिंपली लिखूँगा H1 कॉमा H सॉरी यहाँ लिखूँगा मैं H3 कॉमा H4 और सिंपली यहाँ आके मैं बोल दूंगा और इनका कलर कर दूंगा वो ऑरेंज कलर कर दूंगा। अभी के लिए आप जैसे ही आप अपने ब्राउजर में आएंगे तो आपको क्या दिखेगा, यहाँ H3 और H4 दोनों हेडिंग हैं, उनका कलर सेम यानी ऑरेंज हो चुका है, जो कि मैंने यहाँ ग्रुप में सेलेक्ट किए थे। यानी इससे क्या हम लर्न किया अभी कि हम किसी भी दो या दो से HTML एलिमेंट्स को एक साथ ग्रुप में सेलेक्ट करके भी उनको स्टाइलिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। बात करेंगे हम सूडो क्लास सेलेक्टर के बारे में, यानी किसके बारे में, CSS सूडो क्लास सेलेक्टर के बारे में। अब सूडो क्लास सेलेक्टर क्या होते हैं, जैसे आपने यूज किया होगा हवर, फोकस, बहुत सारे हैं, आप यहाँ पे कई सारे सूडो क्लास को यूज कर सकते हैं। अभी के लिए मैं एग्जांपल के तौर पे बात करूंगा। जैसे मैंने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया p एंकर टैग और इसके अंदर लिख दिया मैंने गो टू अवर वेबसाइट। अभी यहाँ आऊंगा तो मैंने क्या देखा, यहाँ गो टू अवर वेबसाइट दिखाई दे रहा है, लेकिन अब मैं इसका क्या चाह रहा हूँ कि मैं सूडो क्लास के द्वारा इसको क्या करूँ, टारगेट करूँ। तो मैं यहाँ आऊंगा और यहाँ लिख दूंगा अपना आके एंकर टैग के अंदर जैसे ही मैं हवर करूँ, यानी इसे बोलते हैं हम सूडो क्लास सेलेक्टर। इसके टारगेट करेंगे, क्या बोल दूंगा मैं, वो जो बैकग्राउंड कलर है ना उसे आप ग्रीन कर दो। यहाँ जैसे ही आया, अभी के लिए आपको एंकर टैग के जो बैकग्राउंड कलर है वो कैसा दिख रहा है, येलो, लेकिन जैसे ही मैं इस पे हवर करूंगा तो इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो कैसा हुआ, ग्रीन। तो इससे क्या है कि यानी हम सूडो क्लास सेलेक्टर के द्वारा भी किसी भी एलिमेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह हम बात करेंगे अब सूडो एलिमेंट सेलेक्टर के बारे में। सूडो एलिमेंट सेलेक्टर के बारे में, अब ये सूडो एलिमेंट सेलेक्टर एलिमेंट सेलेक्टर अब सूडो एलिमेंट सेलेक्टर आफ्टर बिफोर बिफोर और भी कई सारे सूडो एलिमेंट्स होते हैं जिन्हें हम सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी जैसे मैं मान लिया यहाँ आया और मैंने p डॉट माई पी नाम से एक क्लास का पैराग्राफ बना दिया और यहाँ क्या लिख दिया, दिस इज दिस पैराग्राफ इज क्रिएटेड फॉर क्रिएटेड टू लर्न सूडो एलिमेंट सेलेक्टर। अभी सिंपली मैं क्या करूंगा, यहाँ के अब जो माई पी नाम क्लास का जो भी पैराग्राफ है, मैं क्या करूंगा, यहाँ आऊंगा सिंपली और यहाँ क्लास सेलेक्ट करने के लिए क्या करूंगा, डॉट और माई पी लिख दूंगा। उसके बाद मैं क्या बोल रहा हूँ कि जैसे इसके आफ्टर में अब It's क्या one करूँ, o'clock. यहाँ आओ और क्या करूँ, यहाँ पे
कंटेंट नाम की एक प्रॉपर्टी यूज करो और उसके अंदर क्या लिख दो, दिस इज sudo this is sudo element selector example example। यहाँ क्या किया मैंने, sudo select example किया। तो अभी मैंने क्या किया, माई पैराग्राफ में यहाँ मैंने और कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखा था, लेकिन अभी जब ब्राउजर में आऊंगा तो उसने क्या किया, इस कंटेंट को ऐड कर दिया इसको सेलेक्ट करके। यानी हम अपनी CSS फाइल के अंदर किसी भी HTML एलिमेंट के स्यूडो एलिमेंट सेलेक्टर को भी सेलेक्ट कर चुके हैं। सेलेक्टर्स क्लियर हो गए हैं, ग्रेट। अब बढ़ते हैं बॉर्डर रेडियस की तरफ, जो बटन्स, कार्ड्स एंड इमेज को मॉडर्न लुक देता है। बात करेंगे हम बॉर्डर रेडियस के बारे में। अब बॉर्डर रेडियस क्या किस लिए यूज होता है, तो बॉर्डर रेडियस किसी भी कार्ड, बॉक्स, बटन को थोड़ा स्टाइलिश और बेटर लुक देने के काम में आता है। अब यूज कैसे करेंगे, अभी मैं सिंपली क्या करूँगा, डॉट माई बॉक्स नाम से मैं एक बॉक्स क्रिएट करूँगा। डॉट माई बॉक्स नाम से एक बॉक्स क्रिएट किया। अभी सिंपली मैं क्या किया, यहाँ गया और अपने इस बॉक्स को टारगेट करूँगा यहाँ पे आके। मैंने क्या बोला, अब अभी के लिए मैं आप चेक करोगे तो यहाँ आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि इसकी जो डिफ़ॉल्ट हाइट और विड्थ होती है वो 0 होती है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो हाइट है, आप क्या करो, इसकी हाइट 200 पिक्सल कर दो और जो विड्थ है वो भी आप 200 पिक्सल कर दो, और जो बॉर्डर है आपका बॉर्डर, वो 2 पिक्सल सॉलिड रेड कर दो। बॉर्डर प्रॉपर्टी के बारे में हम बात कर चुके हैं, हाइट विड्थ सब के बारे में बात कर चुके हैं। अभी आप चेक करोगे तो आपको यहाँ एक बॉक्स दिखाई देगा। ये थोड़े पास पास दिखाई दे रहे हैं, आप हम पहले भी वीडियो में बात कर चुके हैं मार्जिन के बारे में। तो मैं क्या करूँगा, अभी मार्जिन टॉप से यहाँ 20 पिक्सल का मार्जिन दे दूंगा, इससे ये थोड़ा यहाँ पे गैप हो जाएगा। अभी के लिए मैं इसको थोड़ा सा साइड में करना चाहूँगा, तो इसके लिए क्या करूँगा, मैं सिंपली यहाँ आके आपको पैडिंग, सॉरी मार्जिन लेफ्ट भी 20 पिक्सल दे दूंगा, जिससे आपको कोई भी हम बॉर्डर रेडियस राइट करेंगे वो हमें सिंपली दिख जाएगी। हम सिंपली क्या करेंगे, एक ओवरऑल मार्जिन दे देंगे इसको 20 पिक्सल का, तो जो अप्लाई हो जाएगा इस पर सभी तरह से। अब हम सिंपली बॉर्डर रेडियस की जो भी प्रॉपर्टी यूज करेंगे उनको देख पाएंगे। अब बॉर्डर रेडियस करती क्या है, तो बॉर्डर रेडियस इन कॉर्नर को स्मूथली टर्न कर देती है। जैसे अभी के लिए मैं बोलूँगा, बॉर्डर रेडियस हमारी क्या करती है, किसी भी बॉक्स के कॉर्नर को स्मूथली टर्न कर देती है। अभी मैं सिंपली यहाँ आऊँगा और क्या बोलूँगा, यहाँ पे जो बॉर्डर रेडियस, अब हम बॉर्डर रेडियस इस तरह से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको सिंपली क्या देना है, आपको परसेंट में आप वैल्यू दे सकते हैं, पिक्सल में वैल्यू दे सकते हैं, आप किसी भी यूनिट में वैल्यू दे सकते हैं। अभी के लिए मैं क्या बोलूँगा, यहाँ पे 15 पिक्सल, 15 पिक्सल इसकी बॉर्डर रेडियस कर दो। तो अभी आपको क्या दिखेगा, जो चारों आपके चारों ओर से जो कॉर्नर थे वो थोड़े थोड़े क्या हो गए हैं, यहाँ पे टर्न हो गया है। यानी उनको स्मूथली जो कॉर्नर में जो आपको दिखाई दे रहा था वो सभी यहाँ पे मुड़ गए हैं। तो यानी बॉर्डर रेडियस क्या कर रही है, हमारे बॉक्स को थोड़ा सा यहाँ पे कॉर्नर को खत्म कर रही है। अब बात करेंगे हम बॉर्डर रेडियस क्या एक साथ चारों कोनों को देंगे, नहीं, हम अलग अलग भी दे सकते हैं। जैसे अभी के लिए आपने क्या बोला, मैं इधर बॉर्डर रेडियस नहीं देना चाहता, यानी मैं चाहता हूँ केवल आप इस तरफ बॉर्डर रेडियस दें, यानी मैं केवल इस वाले कॉर्नर को गोल करना चाहता हूँ। तो उसके लिए क्या करूँगा, मैं सिंपली यहाँ आऊँगा और बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर टॉप लेफ्ट, बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस 15 पिक्सल। तो अभी क्या करेंगे आप, जैसे ही आप देखेंगे ब्राउजर में तो क्या करेंगे, आपके टॉप लेफ्ट में जो कॉर्नर था उसको उसने क्या किया, वो हल्का सा गोल कर दिया। अब मैं चाहता हूँ ये वाला, तो आप इस वाले कॉर्नर को भी, यानी टॉप राइट वाले कॉर्नर को भी टारगेट कर सकते हो। किस तरह करेंगे आप, यहाँ जाके बोलेंगे आप बॉर्डर टॉप राइट रेडियस, यहाँ सिंपली क्लिक करेंगे और 15 पिक्सल
हम देंगे तो अभी आपको क्या दिखेगा, आपको टॉप राइट वाला कॉर्नर है वो थोड़ा सा आपको गोल होता हुआ दिखाई देगा। आप इसी तरह आप सिंपली जाके यहाँ इस तरह से आप किसी भी कॉर्नर को बॉर्डर रेडियस प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी आपने कई अजीब अजीब तरीके से आप जो भी शेप रहते हैं उस तरीके से बॉर्डर रेडियस के द्वारा बना हुआ दिखाई देगा। उस तरह की बॉर्डर रेडियस हम किस तरह से लगा सकते हैं, तो हम सबसे पहले क्या बोलेंगे, यहाँ आएंगे सबसे पहले और बॉर्डर रेडियस लिखेंगे, आप बॉर्डर रेडियस। उसके बाद क्या बोलेंगे हम, 10 पिक्सल, 10 पिक्सल, फिर 10 पिक्सल, फिर 10 पिक्सल, फिर से मैं बोलूँगा 10 पिक्सल। उसके बाद फिर से आप यहाँ 10 पिक्सल, 10 पिक्सल, 10 पिक्सल, 10 पिक्सल दे सकते हैं। अभी आपको कुछ डिफरेंट दिखाई नहीं देगा, यानी जो 10 पिक्सल आप इधर कर रहे थे वो ही आप इधर दिखाई दे रहा होगा। लेकिन अब मैं जैसे जैसे चेंजेस करूंगा, मान लिया मैंने ये वाला कॉर्नर यहाँ से 10 की बजाय मैंने यहाँ पे 90 लिख दिया, तो अभी आपको क्या दिखाई देगा, आपको देखिए यहाँ से थोड़ा सा ये हल्का सा ज्यादा गोल होने से लगा है, यानी यहाँ बॉर्डर रेडियस इस तरह से दिखाई दे रही। अभी मैं क्या करूँगा, जैसे ही मैं ये 90 राइट किया, यहाँ जाके मैंने इसे 70 बोल दिया, तो आप क्या चेक करोगे कि ये पूरा इस तरह से गोला होता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी मैं चाह रहा हूँ कि इस वाले कॉर्नर को इसी तरह फोल्ड करूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली आप यहाँ जाके आप इस वाले फोल्ड इस वाले सेक्शन का क्या करेंगे, मैंने बोल दिया इसका 120 120 बॉर्डर रेडियस हो, तो यहाँ से फोल्ड होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे चेंजेस कर दूंगा 70, आपको क्या दिखाई देगा, आपको इस तरह से शेप बना हुआ दिखाई देगा। यानी आप इन वैल्यू को चेंजेस करके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के शेप क्रिएट कर सकते हैं, यानी यहाँ से आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप की बॉर्डर रेडियस प्रोवाइड कर सकते हैं। आप ये वैल्यू पिक्सल की बजाय आप परसेंट में भी दे सकते हैं। इस तरह से हम किसी भी बॉर्डर को, यानी अभी हमने एक बॉक्स को ये बॉर्डर रेडियस प्रोवाइड कराई, यदि हम बटन की बात करें, हम बटन को भी बॉर्डर रेडियस देते हैं। जैसे अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ सिंपली एक बटन क्रिएट करूँगा, बटन क्रिएट किया, सबमिट नाम से बटन क्रिएट किया मैंने। अभी मैं सिंपली यहाँ गया और बटन को यहाँ पे टारगेट किया, मान लिया बटन बटन सिंपली यहाँ लिख दिया। मैं क्या करूँ बोलूँगा, यहाँ पे पैडिंग पैडिंग बोल दूंगा, यानी पैडिंग मुझे 10 पिक्सल, 15 पिक्सल की और हॉरिजेंटल पैडिंग चाहिए। उसके बाद क्या बोलूँगा, जो बॉर्डर है मेरा वो बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड बॉर्डर कर दो। उसके बाद अभी आप चेक करोगे तो क्या दिखेगा, आपको एक बटन बना हुआ दिखाई देगा। यहाँ जाके मैं सिंपली बोल दूंगा, यहाँ जाके का जो मार्जिन है ना, आप मार्जिन 20 पिक्सल का मार्जिन दे दो। अब हम इस बटन को बॉर्डर रेडियस प्रोवाइड कराएंगे, तो क्या बोलेंगे, यहाँ जाके हम बॉर्डर रेडियस बॉर्डर रेडियस 15 पिक्सल। जैसे ही आप बॉर्डर रेडियस 15 पिक्सल करोगे तो क्या आपको बटन का जो बॉर्डर रेडियस है वो होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन हमें बटन यदि ये कैप्सूल टाइप बनाना हो तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ जाके सिंपली हम बोल देंगे कि इसका जो बॉर्डर रेडियस है उसे 50% कर दो। तो अभी आपको क्या दिखाई देगा, कैप्सूल टाइप बना हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन परफेक्ट कैप्सूल टाइप बनाना है तो आपको यहाँ पे 30 पिक्सल दे देंगे, तो इसका क्या है, ये थोड़ा परफेक्ट कैप्सूल टाइप आपको यहाँ दिखाई देने लग जाएगा। थोड़ी इसकी मैं पैडिंग कम करूँगा, जैसे ही मैं पैडिंग कम करूँगा तो अब आप चेक करिएगा बटन को थोड़ा, तो अब क्या दिख रहा है, हम बॉर्डर रेडियस से किसी भी बॉक्स, बटन या किसी भी एलिमेंट का एक स्मूथ गुड लुकिंग बना सकते हैं। नेक्स्ट एक्सप्लोर करेंगे हम पोजीशन प्रॉपर्टीज के बारे में, जो लेआउट को कंट्रोल करने का एक स्ट्रॉन्ग वेपन है। बात किसके बारे में करेंगे, अब हम पोजीशन के बारे में। अभी के लिए मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ जाके इस सभी को रिमूव कर दूंगा।
जैसे मेरे को अब बात करेंगे हम किसके बारे में, पोजीशन। अब पोजीशन होती क्या है, कितने टाइप की क्या पोजीशन रहती है, तो मैं बताऊँ आपको। रिलेटिव, एब्सोल्यूट, स्टिकी, एम फिक्स्ड। यानी हम किसी भी HTML एलिमेंट को हम चार तरीके से पोजीशन प्रोवाइड कर सकते हैं। रिलेटिव, एब्सोल्यूट, स्टिकी, फिक्स्ड। अब ये इन सबका डिफरेंट डिफरेंट टाइप से बिहेव होता है। आप किस तरह से बिहेव करते हैं, उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली आपको क्या जाना है। मैं यहाँ सिंपली क्या करूँगा, मैं कंटेनर नाम से एक डिव क्रिएट करूँगा। उसके अंदर क्या करूँगा मैं, डॉट box नाम से एक बॉक्स क्रिएट करूँगा। अब सिंपली मैं यहाँ जाके कंटेनर को टारगेट करूँगा अपनी CSS फाइल के अंदर। यहाँ जाके आप अपनी CSS फाइल में कंटेनर को टारगेट करेंगे और आप क्या लिखेंगे, यहाँ जाके आप इसको बोलते हैं कि इसकी जो हाइट है वो आप कर देंगे 500 पिक्सल। विड्थ है वो कर देंगे आप 100%। 100% मार्जिन, और मार्जिन है इसका वो 0 एंड 20 पिक्सल बोलेंगे। यानी मैंने इसका मार्जिन दे दिया 10 और मैं यहाँ बॉर्डर भी देना चाहूँगा जिससे हम डिफरेंशिएट कर सकें। अभी मैं बॉर्डर क्या बोलूँगा, 2 पिक्सल सॉलिड रेड। यानी मैंने इसको बॉर्डर दे दिया। अभी आप ब्राउजर में चेक करोगे तो क्या दिख रहा है आपको, एक मैं यहाँ मार्जिन हटाना चाहूँगा जिससे आपको परफेक्ट दिखने लगे। अभी आपको क्या दिख रहा है, एक रेड बॉक्स दिखाई दे रहा है। अभी मैं क्या बोलूँगा, यहाँ आया और आपको जो हमने बॉक्स नाम से एक डिप बनाई थी उस बॉक्स को मैं यहाँ टारगेट करूंगा और क्या बोलूंगा, यहाँ इस बॉक्स की जो हाइट और मैंने हाइट दे दी 10 पिक्सल और बॉर्डर दे दिया। और जो सिंपली मैंने क्या किया, जो मैंने कंटेनर के अंदर एक बॉक्स क्रिएट किया था उसको स्टाइलिंग यहाँ प्रोवाइड कर दी। जब मैं चेक करूंगा तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये मुझे सिंपली यहाँ एक बॉक्स क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ जाके अभी मैंने क्या बोला कि जो पोजीशन है ना इसकी बॉडी की, अभी मैं अपने बॉडी को BODY, अब जो बॉडी है उसको मैंने क्या बोला कि जो बॉडी है उसकी जो पोजीशन है भाई वो रिलेटिव करता हूँ। अब यहाँ क्या हुआ, जैसे ही मैं इधर आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी मैं चेक करूँगा क्या, तो हम किसी भी एलिमेंट को पोजीशन रिलेटिव देते हैं। इससे क्या होता है कि इसके जो भी चाइल्ड एलिमेंट होते हैं वो फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, पोजीशन अप्लाई करने के लिए इनेबल हो जाते हैं। अभी के लिए मैंने क्या बोला कि जो बॉक्स की, सबसे पहले मैं क्या बोलूँगा, इस बॉक्स की जो पोजीशन है उसे एब्सोल्यूट दूंगा। यानी मैंने क्या बोला इसको कि इसकी जो पोजीशन है वो क्या है, एब्सोल्यूट। अब एब्सोल्यूट पोजीशन हमने दी। अब इसके साथ हम क्या बोलेंगे, इसके साथ हम दो इसकी डायरेक्शन देते हैं। तो मैं क्या बोलूँगा, टॉप से 50 पिक्सल। यानी मैं इसे मूव कर सकता हूँ और लेफ्ट से 50 पिक्सल। अभी मैं यहाँ चेक करूँगा तो इसने क्या किया, इस वाले डॉक्यूमेंट के अनुसार उसकी पोजीशन एब्सोल्यूट में उसने टॉप से इसे 50% रिमूव कर दिया और यहाँ भी इसने 50% 50 पिक्सल इसको रिप्लेस कर दिया। तो इसकी पोजीशन क्या थी, एब्सोल्यूट। यानी जब मैंने बॉडी की जो पोजीशन है वो रिलेटिव की और उसके बाद इसकी पोजीशन है वो एब्सोल्यूट की, तो मैं इसको एक दूसरे मूव मूव करने के लिए इनेबल हो गया और मैंने टॉप से 50 पिक्सल और लेफ्ट से 50 पिक्सल इसको मूव कर दिया। तो एब्सोल्यूट पोजीशन से क्या होता है, हम किसी भी HTML एलिमेंट को एक पेरेंट कंटेनर के अंदर कहीं भी रिप्लेस कर सकते हैं। बात करेंगे हम स्टिकी की। अभी स्टिकी क्या करता है, तो स्टिकी हम किसी भी एलिमेंट को हम बोल सकते हैं कि जैसे अभी स्टिकी एलिमेंट है वो क्या करे, टॉप से 10 पिक्सल पे जाके स्टिकी हो जाए। यानी
लटक जाए। जैसे ही हम यहाँ आएंगे तो अब जैसे ही मैं ऊपर मूव कर रहा हूँ तो क्या है, मेरा ये रेड वाला बॉक्स है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन मेरा जो जो ब्लू बॉर्डर बॉर्डर वाला बॉक्स है वो क्या है, टॉप से यहाँ से 10 पिक्सल पे ही स्टिकी हो रहा है। आपको दिखाई दे रहा होगा, जैसे देखो यहाँ जा रहा है, लेकिन हमारा जो ब्लू वाला बॉक्स है वो कैसा है, स्टिकी हुआ पड़ा है। अब बात करेंगे हम फिक्स की। फिक्स क्या करता है, ये फिक्स किसी भी HTML बॉक्स एलिमेंट को फिक्स कर देता है, यानी ये टॉप से फिक्स हो गया। अब मैं कुछ भी करता रहूं ये कहीं भी जाने वाला नहीं है, यानी ये फिक्स हो गया टॉप से। अभी स्टिकी और इसमें क्या फर्क था, मैंने यहाँ क्या बोला, STIC स्टिकी, ये टॉप से स्टिकी कर दिया। अभी ये टॉप से ये स्टिकी यहाँ जाके स्टिकी हो रहा है, लेकिन अगर बात करें हम यहाँ जाके, अभी पता कैसे चलेगा ये स्टिकी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मैंने क्या बोला, यहाँ जाके अभी एक और बॉक्स बनाया बॉक्स 1 के नाम से, ये बना दिया बॉक्स 2, और इसकी पोजीशन कुछ नहीं दी मैंने। क्या बोला, आप बस यहाँ बने रहो। अभी मैंने यहाँ जाके बॉक्स बॉक्स 1 नाम से और सिंपली एक बॉक्स 2 नाम से दो बॉक्स क्रिएट कर ली। अब आप चेक करोगे तो क्या दिखाई दे रहा है आपको, एक बॉक्स हमारा ये रहा, एक बॉक्स दूसरा ये रहा। अभी यहाँ मैं टेक्स्ट लिख दे रहा हूँ बॉक्स 2 बॉक्स 1। इससे आप डिफरेंशिएट कर पाओगे कौन सा बॉक्स 1 है कौन सा 2 है। तो बॉक्स 1 बॉक्स 2। अभी यहाँ आप चेक करिए CSS फाइल के अंदर मैंने बॉक्स 1 को क्या किया है कि उसकी केवल हाइट विड्थ और बॉर्डर दिया हुआ है। इसका बॉर्डर का मैं कलर भी चेंज कर दूंगा तो ऐसा दिखाई देने लगेगा। अब और बॉक्स 2 की उसकी पोजीशन स्टिकी कर दी मैंने। तो अभी बॉक्स 2 मेरा कहाँ है, यहाँ पे। अब जैसे ही मैं ऊपर जाऊंगा, जैसे ही मैंने स्क्रॉल किया, पहले मैं क्या करूंगा, इसकी जो हाइट है ना, इसको मैं 900 कर दूंगा जिससे डिफरेंशिएट कर पाऊँ। अभी मैं जैसे ही ऊपर की तरफ जाऊंगा तो ये क्या हुआ, मेरा बॉक्स वो बॉक्स 1 है वो ऊपर की तरफ मूव हो गया, लेकिन ये क्या किया, ये जाके टॉप में स्टिकी यानी लटक गया, हैंगिंग कर रहा है यहाँ पे टॉप से 10 पिक्सल पे। अभी टॉप से 10 पिक्सल मैं बोल दूंगा यहाँ पे जाके कि 20 पिक्सल पे आप हैंगिंग करो। तो आप क्या देखोगे, जैसे ही आप ऊपर करोगे ये 20 पिक्सल पे हैंगिंग करने लग जाएगा। तो ये कौन सी पोजीशन है, पोजीशन स्टिकी। अगर आप फिक्स की बात करेंगे तो आप सिंपली क्या बोलेंगे, यहाँ जाके फिक्स कर दो इसे, फिक्स। और कहाँ से, टॉप से 60 पिक्सल। अभी यहाँ आए आपको यहाँ देखने लगा, तो ये क्या बोला, यहाँ पे ये फिक्स है, इसे कोई मतलब नहीं है मैं इसे ऊपर की तरफ मूव करूँ नीचे की तरफ मूव करूँ, लेकिन ये क्या हुआ, ये बॉक्स यहाँ पे फिक्स हो गया। तो आपको ये कौन सी पोजीशन है, ये फिक्स पोजीशन है। तो पोजीशन कितने टाइप की होती हैं, रिलेटिव, एब्सोल्यूट, फिक्स्ड एंड स्टिकी। रिलेटिव किस लिए देते हैं, जब कभी भी हमें एब्सोल्यूट, स्टिकी और फिक्स्ड पोजीशन अप्लाई करनी होती है तो उसके पेरेंट को, यानी किसी भी पेरेंट एलिमेंट को हमें पोजीशन रिलेटिव देनी होती है, तभी हम उसके चाइल्ड पर पोजीशन, स्टिकी, फिक्स्ड और एब्सोल्यूट अप्लाई कर पाते हैं। अब देखते हैं टेबल स्टाइलिंग, ताकि हम अपने डाटा को विजुअली अट्रैक्टिव बना सकें। यानी जो भी हमारे पास डेटा रिकॉर्ड होता है किसी क्लास से संबंधित, किसी कलेक्शन से संबंधित, तो हम उस डाटा को एक टेबल फॉर्मेट में रख सकते हैं, और उस टेबल को हम अपनी CSS फाइल के द्वारा किस तरह से स्टाइलिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, आइए देखते हैं इसमें। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक बेसिक टेबल का फॉर्मेट क्रिएट कर लूँगा। यहाँ सबसे पहले मैं टेबल लिखूंगा और एंटर करने के बाद यहाँ सबसे पहले मैं बनाऊंगा उस टेबल का टेबल हेड, यानी हेडर, हेडर वाला कंटेंट। अभी मैं क्या करूंगा, TR क्लिक करने के बाद यहाँ पे TH लिखूंगा, यानी टेबल हेड। टेबल हेड बनाने के लिए, जो टेबल हेड का जो डाटा है वो बनाने के लिए मैं सिंपली यहाँ लिख दूंगा कि इस पहले कॉलम में क्या आएगा, हमारा नेम। फिर सेकंड कॉलम लिखूंगा, उसमें क्या आएगा, सिंपली सिटी, यानी उसमें सिटी आ गया। थर्ड TH भी बना दूंगा, उसका बोल दूंगा कंट्री, कंट्री, यानी थर्ड कॉलम में हमारे में क्या रहेगा, कंट्री। उसके बाद मैं एक और TR बनाऊंगा, यानी टेबल रो, उसके अंदर मैं TD डालूंगा,
और यहाँ लिखूंगा कृष्णा नाम। मैं सिंपली यहाँ पे कृष्णा नाम लिख दूंगा। उसके बाद क्या करूंगा, यहाँ पे सिंपली यहाँ पे एक और टीडी बनाऊंगा और उसके अंदर लिख दूंगा आगरा। फिर यहाँ से एक और टीडी बना दूंगा और यहाँ सिंपली लिख दूंगा इंडिया। इसी तरह मैं दो रो और बनाऊंगा यहाँ पे, एक, दो। अभी मैंने क्या किया, ये टेबल का टी हेड हो गया, यानी इसके अंदर जो भी हम हेडर में रखना चाहते हैं कॉलम का नाम वो रख दिया। उसके बाद तीन टेबल रो मैंने क्रिएट करी। अब इसका क्या करूंगा, मैं नाम चेंज कर दूंगा राजन, आगरा, इंडिया, और यहाँ आके बोल दूंगा तेजवी सिटी लिख दूंगा, मथुरा। अब सिंपली इस डॉक्यूमेंट को जब हम अपने लाइव सर्वर में ओपन करके देखेंगे तो आपको अभी टेबल फॉर्मेट में डेटा ऐसा दिखाई देगा। अब इस टेबल को हम अपने ब्राउज़र, अपने CSS फाइल के द्वारा स्टाइलिंग प्रोवाइड करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे टेबल बॉर्डर की, यानी हम अपने टेबल को बॉर्डर किस तरह से दे सकते हैं। तो अभी मैं सिंपली style.css फाइल में आऊंगा और यहाँ पे सिंपली अपनी टेबल को टारगेट करूंगा एलिमेंट सेलेक्टर के द्वारा। यहाँ आगे मैं सिंपली क्या बोलूंगा कि जो मेरी टेबल है उसका बॉर्डर है ना, आप 1 पिक्सल सॉलिड रेड कर दो। यानी अभी आप चेक करोगे अपने ब्राउजर में जाके तो क्या देखेगा, आपकी टेबल पर बॉर्डर लग चुका है। यानी इस तरह से हम किसी भी HTML टेबल को बॉर्डर प्रोवाइड कर सकते हैं। अब बात करेंगे क्या हम इस टेबल की जो बॉर्डर रेडियस बना सकते हैं, यानी इस टेबल को क्या हम बॉर्डर रेडियस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ सिंपली मैं आऊँगा और यहाँ सर्च करूंगा बॉर्डर रेडियस। जैसे ही मैं बॉर्डर रेडियस क्लिक करूंगा उसके बाद 10 पिक्सल में बॉर्डर रेडियस प्रोवाइड कर दूंगा। अब सिंपली जब ब्राउजर में आप चेक करोगे तो क्या देखोगे कि आपकी टेबल को 10 पिक्सल का बॉर्डर रेडियस चारों कोनों लग चुका है। बात करेंगे हम बॉर्डर कोलैप्स, यानी बॉर्डर की प्रॉपर्टी रहेंगी यहाँ पे बॉर्डर, या तो बॉर्डर कोलैप्स, या तो हम कोलैप्स कर सकते हैं या फिर सेपरेट कर सकते हैं। अब ये पता कैसे चलेगा किसके साथ कोलैप्स करना है, तो मैं सबसे पहले क्या करना चाहूंगा, यहाँ आऊंगा और टेबल के अंदर जो मेरे पास TD पड़ा हुआ है उसके अंदर आऊंगा और बोलूंगा यहाँ पे बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड रेड बॉर्डर दे दो। अब जब ब्राउजर में आप चेक करोगे तो क्या दिख रहा है, आपको टेबल का बॉर्डर अलग दिखाई दे रहा है और जो टेबल डेटा पड़ा हुआ है उसका बॉर्डर अलग दिखाई दे रहा है। अब क्या करें, आपको यहाँ डबल डबल लाइन दिखाई दे रही होंगी, लेकिन मैं क्या चाह रहा हूँ, ये हमें केवल सिंगल लाइन दिखाई दे। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इस टेबल वाले टैग इसके अंदर आएंगे और यहाँ बोल देंगे हम बॉर्डर कोलैप्स। जैसे ही आप बॉर्डर कोलैप्स कोलैप्स करोगे, जैसे ही हमने कोलैप्स किया तो क्या हुआ, यहाँ पे बॉर्डर अब हमें सिंगल सिंगल दिखाई देने लगा। इस इस तरह से हम यहाँ दो तरीके से बॉर्डर रख सकते हैं। अभी कोलैप्स है, यहाँ हम सेपरेट भी कर सकते हैं। जैसे ही हम सेपरेट करेंगे तो क्या हुआ, ये हमारा बॉर्डर अलग अलग हमको दिखाई देने लगेगा। तो इससे बात करें हम टेबल कैप्शन की। अब टेबल कैप्शन क्या होता है, हम किसी भी टेबल को उस टेबल के बारे में जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं कि ये टेबल किससे रिलेटेड है। तो उसके लिए हम एक कैप्शन का यूज करते हैं। कैप्शन उस टेबल का नाम भी बोल सकते हैं। किसी भी टेबल का कैप्शन या तो टेबल के टॉप पे होता है या फिर बॉटम पे। अब डिपेंड हमारे ऊपर करता है कि हम उस टेबल के कैप्शन को कहाँ रखना चाहते हैं। जैसे अभी मान लिया मैं यहाँ टेबल के अंदर आया और यहाँ मैं कैप्शन टैग का यूज करूंगा और कैप्शन टैग के अंदर दिस इज कैप्शन टैग। अब यहाँ के सिंपली अब जब ब्राउजर में आप चेक करोगे तो दिस इज कैप्शन टैग नाम का यहाँ कंटेंट हमको दिखाई दे रहा है, जो कि बाय डिफॉल्ट टॉप पर होता है, यानी इसकी जो साइड होती है टॉप पर होती है। लेकिन मैं क्या चाह रहा हूँ अभी कि जो मेरा कैप्शन है ना, वो मुझे टेबल के बॉटम में चाहिए। तो उसके लिए क्या करूँगा, मैं सिंपली यहाँ टेबल वाले इसमें आ जाना है और यहाँ सिंपली आपको बोल देना है को जो बॉर्डर है ना, कैप्शन है ना, कैप्शन उसका साइड है उसे आप बॉटम कर दो, यानी कि जो बॉटम उसकी साइड है वो बॉटम कर दो। तो अभी हमको जो कैप्शन है टेबल का वो कहाँ दिखाई देने लगेगा, हमारी टेबल के बॉटम में। तो इस तरह से हम अपने कैप्शन की साइड को चेंज कर सकते हैं, या तो टॉप में रख सकते हैं या फिर बॉटम में। अब बात करेंगे हम एम्प्टी सेल्स के बारे में।
जब हमारी टेबल के अंदर जब एम्प्टी सेल्स होती हैं तो हम उन सेल्स को हाइड कर सकते हैं या फिर शो करा सकते हैं। जैसे अभी मान लिया मैं अपनी टेबल के अंदर गया और जो लास्ट वाला है उसके अंदर मैंने क्या बोला कि यहाँ पे इंडिया है ही नहीं, तो अभी आपको क्या दिखेगा कि जो मेरा लास्ट वाला कॉलम है वो ब्लैंक है। तो ब्लैंक कॉलम को मैं चाह रहा हूँ कि जो सेल है उसे मैं नहीं दिखाऊं, यानी यूजर को ये शो ना हो। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए आप यहाँ जाके टेबल के अंदर जाओगे, यहाँ बोलोगे जो एम्प्टी सेल्स होती है ना उसको आप हाइड कर दो। यानी जैसे ही आप हाइड करवाओ तो ये क्या बोलेगा, यहाँ से इस वाली सेल को ये हाइड कर देगा। और हमें जब दिखानी होती तो हम सिंपली यहाँ पे क्या बोल देते हैं कि इस जो एम्प्टी सेल है उसको भी आप शो कर दो। तो ये बाय डिफॉल्ट होती है, यानी एम्प्टी शेल है फिर उसके बावजूद भी हमें ये हमारे ब्राउजर में दिखाई देगी, क्योंकि बाय डिफॉल्ट एम्प्टी सेल्स का जो स्टेटस होता है वो शो होता है। यदि हमें हाइड करनी होती है तो हम सिंपली यहाँ जाके उसको हाइड कर सकते हैं। अब जैसे ही आप ब्राउजर में चेक करोगे तो आपको वो शेल यहाँ से रिमूव होती हुई दिखाई देगी। उसके बाद बात करेंगे टेबल कंटेंट के बारे में, यानी उसके अलाइनमेंट के बारे में। ये बाय डिफॉल्ट अब हम बात करें किसी भी टेबल में, किसी भी टेबल में जो टीएच का डाटा होता है वो बाय डिफॉल्ट आपको वर्टिकल तो अलाइनमेंट मिडल में मिलेगा, और अगर टेक्स्ट अलाइन हॉरिजेंटल अलाइनमेंट की बात करें तो वो सेंटर मिलेगा। यानी हमारा किसी भी टेबल का टीएच हमेशा मिड में होता है, चाहे वो हॉरिजेंटली हो या फिर वर्टिकली हो। लेकिन यदि बात करें हम टीएच टीडी के बारे में, तो जो हमारा टेबल डेटा होता है वो हमेशा, अगर बात करें हम वर्टिकल अलाइनमेंट की तो वो मिडिल में होता है। लेकिन यदि हम हॉरिजेंटल अलाइनमेंट की बात करेंगे तो वो हमें ऑलवेज हमें इनिशियली लेफ्ट साइड में मिलता है। लेकिन इसको हम चेंज कर सकते हैं, यानी हम किसी भी डेटा को हम पोजीशन इसकी चेंज कर सकते हैं। अब चेंज कैसे करेंगे, जैसे मुझे ये टेबल डेटा है वो सेंटर में चाहिए, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, या टीडी के अंदर आऊँगा और यहाँ पे बोल दूंगा जो टेक्स्ट अलाइन है ना वो आप सेंटर कर दो। जैसे ही आप सेंटर करोगे तो आप क्या तो इस तरह से हम किसी भी HTML टेबल को हम स्टाइलिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। और फाइनली अब बात करेंगे टेक्स्ट प्रॉपर्टीज के बारे में, जो आपके कंटेंट को प्रोफेशनल रीडेबिलिटी देती हैं। बात करेंगे हम टेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में। अभी के लिए मैं क्या करूँगा, इस टेबल को यहाँ से रिमूव कर दूंगा और स्टाइल CSS इसको भी यहाँ से एम्प्टी कर दूँ। अब बात करेंगे हम टेक्स्ट प्रॉपर्टीज के बारे में। टेक्स्ट प्रॉपर्टीज, मान लिया मैंने यहाँ पे पी टैग लिखा और उसके अंदर क्या बोला कि जो लॉरम है, लॉरम 30 नाम से आप डमी कंटेंट जैसे ही आप ब्राउजर में चेक करोगे तो इस तरह से आप दिखाई देगा। तो आप किसी भी कंटेंट को कलर प्रोवाइड कर सकते हैं, यानी किसी भी टेक्स्ट को कलर प्रोवाइड कर सकते हैं। कलर किस तरह से, तो सिंपली आपको कलर लिख देना है। उसके बाद मान लिया ब्लू कलर आपको देना है, तो आप सिंपली क्या करोगे, आप अपने टेक्स्ट को ब्लू कलर दे पाओगे। यानी हम किसी भी टेक्स्ट को कलर देने के लिए सिंपली उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद उसमें सिंपली कलर से प्रोवाइड कर सकते हैं। बात करेंगे हम टेक्स्ट अलाइनमेंट की। तो टेक्स्ट अलाइनमेंट चेक करने के लिए मैं सिंपली क्या करूंगा, यहाँ पे जाके बोल दूंगा कि जो मेरा कंटेनर है ना, एक सिंपली मैं कंटेनर क्रिएट करूंगा। कंटेनर कंटेनर नाम की डिप बनाई, फिर पी दिस इज, यहाँ बोल दूंगा मैं लॉरम 15 10। उसके बाद फिर से एक और पी टैग बनाऊंगा, उसके अंदर लिख दूंगा मैं लॉरम 12। फिर से एक पी टैग बनाऊंगा, उसके अंदर लिख दूंगा लॉरम 8। अब जैसे ही मैंने ये क्रिएट किया उसके बाद क्या चेक करोगे, आप जैसे ही ब्राउजर में जाओगे तो इस तरह से आपको दिखाई देने लगेगा। अब बात करेंगे हम टेक्स्ट अलाइनमेंट की। तो इसके साथ जैसे ही हम गए कंटेनर के अंदर, यहाँ क्या किया, अब कंटेनर को हम सिलेक्ट कर लेंगे अपनी CSS फाइल के अंदर। यहाँ गए,
रिमूव करूंगा इस तरह से, और उसके अंदर का जो यहाँ गया मैं यहाँ, जो कंटेनर के अंदर जो टेक्स्ट पड़ा है उसको अलाइनमेंट कैसे कर सकते हैं, यानी अलाइन कैसे कर सकते हैं। तो मैं क्या बोलूंगा यहाँ, टेक्स्ट अलाइन। अब अलाइन या तो हम सेंटर कर सकते हैं, एंड में कर सकते हैं, लेफ्ट कर सकते हैं, या जस्टिफाई कर सकते हैं, राइट, स्टार्ट, इस तरह से हम किसी को, जैसे अभी मैंने सेंटर किया, तो अभी आप चेक करोगे तो क्या बोल देखा आपको। थोड़ा मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इस कंटेनर को आके बॉर्डर प्रोवाइड कर देता हूँ, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड रेड। अभी आप चेक करोगे तो ये आपको कंटेनर दिख रहा है, उसके अंदर ये टेक्स्ट दिख रहा है। अभी इस टेक्स्ट का जो अलाइनमेंट है वो किधर है, तो वो है सेंटर। तो अभी ये टेक्स्ट हमको सब सेंटर में दिखाई दे रहा है। लेकिन बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट का जो अलाइनमेंट होता है वो होता है लेफ्ट, यानी हमें लिखें या ना लिखें, लेकिन जो टेक्स्ट का अलाइनमेंट रहता है वो लेफ्ट रहता है। बात करेंगे हम टेक्स्ट अलाइनमेंट राइट के बारे में, तो जैसे ही टेक्स्ट अलाइनमेंट राइट करेंगे तो वो टेक्स्ट कहाँ अलाइन हो जाएगा, राइट की तरफ, यानी हम राइट की तरफ टेक्स्ट को अलाइन कर देंगे। एक होता है टेक्स्ट जस्टिफाई। अब जस्टिफाई टेक्स्ट क्या करता है, यहाँ आप चेक करोगे तो अभी पता नहीं चल रहा, लेकिन टेक्स्ट जस्टिफाई का मतलब होता है जब आपका कंटेंट एक लाइन से ज्यादा का हो, जैसे मैं लॉरम 50, लॉरम 100 लिख राइट करूंगा, यहाँ लॉरम 100, जैसे अभी आप ब्राउजर में चेक करोगे तो यहाँ देखिए, जो भी आपका एक ही पॉइंट से जो इस लेफ्ट से जो कंटेंट स्टार्ट हो रहा है, उसी तरह वो राइट में एक ही पॉइंट पे भी यहाँ पे क्या कर रहा है, वो एंड हो रहा है। तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, इस तरह से हम टेक्स्ट का जो अलाइनमेंट है वो जस्टिफाई कर पा रहे हैं, यानी टेक्स्ट का अलाइनमेंट हम जस्टिफाई कर पा रहे हैं। तो टेक्स्ट टेक्स्ट अलाइनमेंट की हमने कितनी प्रॉपर्टी जानी यहाँ पे, हमने लेफ्ट देखा, सेंटर देखा, राइट देखा, जस्टिफाई देखा, इसी तरह हम टॉप बॉटम ये भी सब कर सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे टेक्स्ट इंटेंट की, यदि बात करेंगे हम लेटर स्पेसिंग की। अब लेटर स्पेसिंग मतलब मैं यहाँ आया सिंपली, उसके बाद क्या बोला कि जो डॉट कंटेनर है ना, यहाँ सिंपली मैं पी टैग को यूज करूंगा, उसके बाद बोलूंगा वर्ड स्पेसिंग, यानी वर्ड स्पेसिंग की बात करेंगे यहाँ पे। अब वर्ड स्पेसिंग मतलब यहाँ गया 10 पिक्सल। और वर्ड स्पेसिंग क्या होता है, यानी एक वर्ड से दूसरे वर्ड के जो बीच में जो भी स्पेस होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, वो हम वर्ड स्पेसिंग से क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने 15 पिक्सल किया, तो इस तरह से अभी मैंने 1 पिक्सल कर दिया, तो ये थोड़ा बहुत पास पास दिखाई देने लगेंगे। तो इस तरह से हम किसी भी टेक्स्ट को वर्ड स्पेसिंग भी प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे हम लेटर स्पेसिंग की, यानी लेटर स्पेसिंग। अब लेटर स्पेसिंग क्या होता है, लेटर स्पेसिंग होता है किसी भी वर्ड के अंदर जितने भी लेटर हैं उसके मिड में मतलब कितना हम गैप दे सकते हैं। जैसे अभी मैं यहाँ आया हूँ, मैंने बोल दिया यहाँ पे 5 पिक्सल गैप कर दो लेटर स्पेसिंग, तो इसने क्या किया, जैसे लॉरम एक वर्ड था उसके जो भी लेटर्स थे उनके मिड में इसने गैप दे दिया। तो लेटर स्पेसिंग क्या करता है, किसी भी वर्ड के सभी लेटर्स के मिड में एक गैप क्रिएट कर देता है। इसी तरह से हम बात करेंगे टेक्स्ट शैडो की, बात करेंगे हम टेक्स्ट शैडो की। अब टेक्स्ट शैडो क्या करता है, टेक्स्ट शैडो टेक्स्ट शैडो की बात करें तो टेक्स्ट शैडो किसी भी टेक्स्ट को शैडो प्रोवाइड करता है। अब शैडो प्रोवाइड किस तरह से करते हैं, तो सबसे पहले लिखूंगा मैं बाई ऑफसेट, सबसे पहले लिखूंगा मैं बाई ऑफसेट, तो मैं बोल रहा हूँ कि 0 कर दो, और उसके बाद मैं बोलूंगा एक्स ऑफसेट, तो वो भी मैं 0 करूंगा। उसके बाद बोलूंगा कि इसका जो रेडियस कितना होना चाहिए, बिलर रेडियस मैंने बोल दिया 5 पिक्सल का बिलर रेडियस हो जाए। इसके बाद एक और प्रॉपर्टी हम दे सकते हैं, यानी एक और पार्ट होता है इसका, उसे बोलते हैं आप स्प्रेड रेडियस। लेकिन स्प्रेड रेडियस हम नहीं देंगे, हम देंगे सीधा यहाँ कलर का नाम। जैसे अभी मैंने बोल दिया यहाँ कलर का नाम ब्लू है, तो जैसे ही आप चेक करोगे तो आपको टेक्स्ट पे यहाँ पे शेडो आपको दिखाई देगी। यानी इस तरह से हम किसी भी टेक्स्ट को शेडो प्रोवाइड कर सकते हैं। टेक्स्ट शेडो क्या करता है, किसी भी टेक्स्ट को शेडो प्रोवाइड करता है। बात करेंगे हम टेक्स्ट डेकोरेशन की। अब टेक्स्ट डेकोरेशन क्या है,
तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ जाके इन सबको रिमूव करूँगा और उसके बाद इसके अंदर से इस कंटेंट को रिमूव करूँगा। अभी क्या बोलूँगा मैं, यहाँ आके कि जो भी एंकर टैग है इसके अंदर जाके मैंने क्या बोला, यहाँ गए एंकर टैग के अंदर और बोला बोला विजिट अस, विजिट अस। और यहाँ मैंने कोई भी अच्छा, अभी जब ब्राउजर में आप चेक करोगे तो आप क्या देखोगे कि जो विजिट अस लिखा हुआ है उसके नीचे आपको एक अंडरलाइन दिखाई देगी। तो क्या मैं इसको रिमूव कर सकता हूँ या कुछ और कर सकता हूँ? तो सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ आऊँगा, अपना एंकर टेक्स्ट सेलेक्ट करूँगा, उसके अंदर बोल दूंगा टेक्स्ट डेकोरेशन नन। यानी जब मुझे ये वाली लाइन नहीं दिखानी है जो अभी विजिट अस के नीचे दिखाई दे रही है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ टेक्स्ट डेकोरेशन में जाऊँगा, सिंपली यहाँ सर्च करूँगा टेक्स्ट डेकोरेशन। टेक्स्ट डेकोरेशन जब नहीं दिखानी तो मैं क्या कर दूंगा, उसे नन। अभी क्या दिखेगा आपको, वो वाली लाइन जो अंडर लाइन आ रही थी वो रिमूव हो जाएगी। जब मुझे दिखानी होती तो मैं क्या बोलूँगा, अंडरलाइन। यानी किसी भी टेक्स्ट के अगर बॉटम में मुझे कोई भी लाइन दिखानी होती है तो मैं उसको क्या बोल दूंगा, टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन। इससे क्या होगा, उस टेक्स्ट के बॉटम में आपको एक अंडरलाइन दिखाई देगी। लेकिन कभी कभी क्या होता है, मुझे ये वाली लाइन है ना इसके मिड से क्रॉस करती हुई दिखाई देनी चाहिए। तो क्या बोलूंगा मैं, टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन थ्रू। यानी जैसे ही मैं टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन थ्रू यूज करूंगा तो इससे क्या होगा, ये वाली जो अभी लाइन जो हमको अंडरलाइन थी वो दिखाई दे रही थी इस विजिट अस के जो बॉटम में, वो अभी इसके मिड से क्रॉस होती हुई दिखाई दे रही है। डिफॉल्ट जब हम एंकर टैग का यूज करते हैं तो हमारा जो टेक्स्ट डेकोरेशन की जो प्रॉपर्टी होती है वो अंडरलाइन होती है। यदि हमें उसे नहीं दिखाना होता है तो हम टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर सकते हैं। यदि हमें किसी भी टेक्स्ट के मिड से निकालने हो तो उसके अंदर हम लाइन थ्रू का यूज करते हैं। तो इस तरह से हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप से टेक्स्ट डेकोरेशन की प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। और ये सभी टेक्स्ट से संबंधित प्रॉपर्टीज थी जो अभी हमने देखी। चलिए अब तो ये सभी टेक्स्ट डेकोरेशन से तो ये सभी टेक्स्ट से संबंधित प्रॉपर्टीज थी जो हमारे किसी भी टेक्स्ट को थोड़ा बेटर दिखाने के लिए यूज में लिए जाते हैं। आज हमने स्टाइलिंग के कुछ बेहतर इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट कवर किए। सेलेक्टर, बॉर्डर रेडियस, पोजीशन, टेबल स्टाइलिंग, टेक्स्ट प्रॉपर्टीज यूज करके हम कोई भी वेब पेज को क्लीन, मॉडर्न और विजुअली प्रोफेशनल बना सकते हैं। अगर आप इंटर्नशिप की इंक्वायरी करना चाहते हैं या कोई भी डाउट या सपोर्ट चाहते हैं तो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करें www.ktrsoftech.com। यहाँ पर आप कॉन्टेक्ट फॉर्म के थ्रू हमसे डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और हर एक क्लास पर अपना डाउट्स और फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करें। मैं पर्सनली सबका रिप्लाई करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज कृष्णकांत शर्मा फ्रॉम KTR Softech. See you in the next class. Keep learning, keep growing. Thank you.